क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यार ना पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। देख सकते हो आप लोग जितने भी आपके क्वेश्चंस है यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो पहला पार्ट है ना केमिस्ट्री का विलियन, इस पूरे विलियन चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं पिछले वर्षों में अभी तक, सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो पे देखेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, आसानी से एक एक चीजों को समझेंगे। और आपसे कह रहे हैं यार अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर बहुत नजदीक है, तो इसलिए आपके लिए ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो जो सभी सन पे पूछे गए अभी तक पिछले वर्षों पे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना, जितने क्वेश्चन है सभी को आपको तैयार करना है। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर ले। ठीक है, क्योंकि अब बहुत कम समय, अब अगर आलस करोगे यार तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या है, मेहनत अब करनी है। देख सकते हो एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, जितने भी आपके विलियन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे बस छोटा सा बात कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जिससे वो लोग भी इनको पढ़ के तैयार कर ले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी टाइप से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलो अब आपको ले चलते हैं कॉपी की स्क्रीन पे, जिसपे एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आप देखते हैं हम लोग एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखो ये विलियन चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना सभी यहाँ पे, और किसी भी क्वेश्चन को हल्के में न लेना। आप बहुत कम समय तो तैयार यार कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को जल्दी से निपटा लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास, किसी विलियन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके मान मतलब इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है कि मतलब मोलरता और मोललता में अंतर बताओ, और ये भैया बता दो आपकी मोलरता और मोललता तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं, ये भी बता दो इसी में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है विलियन की मोलरता तथा मोललता में अंतर पूछ रहा था, अंतर बोले या विभेद बोले बातें की। ठीक है, तो हमने हेडिंग लगा दी विलियन की मोलरता तथा मोललता के बीच विभेद या अंतर। ठीक है, एक तरफ मोलरता लिख लो, एक तरफ मोललता लिख लो, एक एक करके अंतर को बता दो, है ना, एकदम आसान भाषा पे लिखा हुआ है। पहला है कि यह 1 लीटर अर्थात 1000 मिलीलीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। मोलरता क्या है, यह 1 लीटर 1000 मिलीलीटर विलियन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, और जो मोललता होती है ना, यह 1000 ग्राम विलायक में, ये आपका विलियन में होती है। ठीक है, इसमें 1 लीटर आयतन होता है किसका, विलियन का, और मोललता में 1000 ग्राम भार होता है किसका, विलायक का। तो इसलिए लिखा गया यह 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। ये पहला अंतर है, इसमें 1 लीटर विलियन होता है और इसमें 1000 ग्राम विलायक होता है। ठीक है, दूसरा अंतर है इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर इसके फॉर्मूले में है, इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, कैपिटल एम बराबर WA अपॉन MA इंटू V ऊपर 1000 गुणा। WA को विलेय का भार बोलेंगे। ठीक है, एक ए क्या विलेय माना ए को, तो WA क्या विलेय का भार, MA क्या विलेय का अनुभार, V क्या विलियन का आयतन ऊपर 1000 का गुणा। और इसे इस सूत्र द्वारा दिखाया जाता है M बराबर WA बटा MA इंटू W ऊपर 1000 गुणा। WA विलेय का भार, MA विलेय का अनुभार और W क्या विलायक का भार ऊपर 1000। ठीक है, इसमें आयतन होता है V और इसमें विलायक का भार होता है W। ये इसमें क्या होता है, अंतर होता है। ठीक है, चौथा है अंतर इसमें कि इसमें विलियन के आयतन पर विचार किया जाता है। देख सकते हो इसमें किसमें, विलियन के आयतन V पे विचार किया गया, लेकिन इसमें विलायक के द्रव्यमान पर विचार किया जाता है। ठीक है, चौथा अंतर ये। अब जो पूछा था ना कि तापक्रम में परिवर्तन के साथ क्या प्रभाव पड़ता है, पांचवा अंतर हमने वही लिखा हुआ है कि मोलरता जो है ताप से प्रभावित होती है और ताप बढ़ाने पे मोलरता जो होती है घट जाती है। लेकिन यह मोललता जो होती है ना, ये ताप से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। मोलरता तो प्रभावित होती है, ताप बढ़ाने में मोलरता घट जाती है, लेकिन मोललता आपकी ताप से प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो ये मोलरता तथा मोललता में अंतर है। ये आपका 2 नंबर या 3 नंबर पे प्रश्न आ सकता है, मस्त तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग करना चाहो तो दिखाई दे रहा है आपको, कर लेना और तैयार जरूर कर लेना। ठीक है, तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यार एक काम जरूर करना है, सबको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, जिससे अब उनसे वीडियो ना छूटे, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, वो लोग भी जल्दी से इनको तैयार कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंग गुणधर्म है। आपको ये तो पता है अणुसंग गुणधर्म है, लेकिन आप इसे कैसे दिखा पाएंगे कि हाँ भैया परासरण दाब क्या है, एक अणुसंग गुणधर्म है।
तो चलो दिखाते हैं। 2023 में देख सकते हो पूछा गया। परासरण दाब की परिभाषा पहले लिख देते हैं कि एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने के लिए अर्थात विलायक के अणुओं को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। देखो परासरण की क्रिया क्या होती है, जब आपका विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलयन की ओर जाते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है, परासरण की। अब अगर मान लो विलायक के कण विलयन की ओर जा रहे हैं, आपको ये क्रिया रोकनी हो तो आप विलयन की तरफ एक दाब लगा दो जिससे ये क्रिया रुक जाती है। जो विलायक के कण विलयन की ओर जा रहे हैं ना, ये क्रिया रुक जाती है और ये जो दाब होता है इसे परासरण दाब कहते हैं। तो वही चीज लिखा है, एक विलयन का परासरण दाब वह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने के लिए अर्थात विलायक कणुओं को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है। उस दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। आप कह रहा है आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है, ठीक है। तब इसके आगे का हम लोग अगले पेज पे देखते हैं। देखो इसे अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लेना, ठीक है। आप देखो यहाँ पे उसी आगे क्वेश्चन का आंसर है कि परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म है जो कि विलेय की अणु की संख्या पे निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पे। लेकिन इसको प्रदर्शित भी करना है तो आपको यहाँ पे परासरण दाब का फॉर्मूला लिख देना है। परासरण दाब पाई बराबर CRT, ठीक है। यहाँ पे C क्या है, C को बोलते हैं सांद्रता, R को बोलते हैं गैस नियतांक और T क्या होता है, तापमान होता है, ठीक है। और सांद्रता C बराबर भी सबको फॉर्मूला पता है। C क्या होती है, मोलरता की तरह यूज कर सकते हो। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। तो C बराबर क्या फॉर्मूला हुआ, N/V, जहां N को विलेय मतलब N को क्या कहेंगे, विलेय के मोलों की संख्या और V को क्या कहेंगे, विलयन का आयतन। तो C बराबर हो गया N/V, ठीक है। अब अगर यहाँ पे C बराबर N/V रख दे तो पाई बराबर N/V इंटू RT, ठीक है। जहां N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, N को क्या बोल देंगे, विलेय के मोलों की संख्या। तो आपको ये दिखाना है कि परासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर्म मतलब केवल अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पे। तो आप देखोगे पाई और N क्या है, एक दूसरे के समानुपाती बनना है, तो पाई समानुपाती N। मतलब यहाँ से क्या पता चला, पाई जो परासरण दाब है वो ये N क्या है, मोलों की संख्या है विलेय की। तो पाई जो है किस पे निर्भर कर रही है, N पे। तो यहाँ से यही पता चलता है कि परासरण दाब जो पाई है वो अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पे। तो इस टाइप से आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। पहले परासरण दाब पूछा था तो उसकी परिभाषा हमने इस पेज पे देख सकते हो, यहाँ पे इस टाइप से बता दिया था, है ना। फिर इसके बाद हमने आगे का आंसर यहाँ पे आपको पूरा बता दिया ये, ठीक है, पाई समानुपाती N करके, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया है और मस्त तरीके से आप करोगे तो आपका अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो तुरंत 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें उसी टाइप के क्वेश्चन है जिस टाइप के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मस्त तरीके से इनको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर बताइए, ठीक है। 2024 में देख सकते हो पूछा गया है। परासरण और विसरण में अंतर बताना, वो भी उदाहरण सहित, है ना। तो चलो यहाँ पे एक तरफ हेडिंग लगा दिया परासरण, दूसरी तरफ विसरण, ठीक है। अब देखो जो अंतर लिखा करो ना उसमें मेन परिभाषा दोनों की लिख दो तो आपका अंतर हो जाएगा। तो देखो परासरण में अंतर हमने यहाँ पे लिखा, परासरण की परिभाषा लिख दी कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से एक अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रभाव परासरण कहलाता है। और विसरण की परिभाषा इधर लिख दी गई कि वह क्रियाविधि जिसमें विलेय के अणु या कण विलयन में जाकर जिसके सभी भागों की सांद्रता को समान कर देते हैं उसे विसरण कहते हैं। क्या कहा गया, वह क्रियाविधि जिसमें जो विलेय के अणु या कण है ना वो विलयन की तरफ जाके उसके सभी भागों की सांद्रता को क्या कर दे, समान कर दे, तो उसे विसरण कहते हैं। और इसमें परासरण में क्या होता है, विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, या सीधा सीधा कह दो विलायक के कण जो है विलयन की ओर चले जाएं तो इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहेंगे, है ना। विलायक के कण विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली से होकर जाते हैं तो उस क्रिया को परासरण की क्रिया। और विसरण में क्या होता है, वह क्रियाविधि जिसमें विलेय के अणु या कण विलयन में जाकर जिसके सभी भागों की सांद्रता को समान कर दे उसे विसरण कहते हैं। उदाहरण देख लो दोनों के। देखो परासरण का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड विलयन में कोशिका का संकुचन, ये इसका परासरण का उदाहरण है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। विसरण का उदाहरण है पोटेशियम परमैंगनेट का जल में विलयन, ठीक है। तो ये परासरण की और विसरण में अंतर है और उनके दोनों के अलग अलग उदाहरण, ठीक है। तो 2 नंबर पे आएगा, मस्त तरीके से इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये जान लो ज्यादातर जो आपका इस विलियन चैप्टर से आएगा ना ज्यादातर आपको इससे सवाल मिलेंगे, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में सवाल मिलेंगे, ठीक है, या आपसे मान लो कोई सवाल के साथ परिभाषा दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ज्यादातर 2-3 नंबर वाले इसी टाइप से मिलने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 0.1 मोलर, एम का मतलब है मोलर, ठीक है। कह रहा है 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा और कारण सहित स्पष्ट कीजिए। 2023 में ये पूछा गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो चलो मस्त तरीके से इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इससे। क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर यूरिया और 0.1 मोलर NaCl में किसका परासरण दाब ज्यादा होगा। तो देखो परासरण दाब आप ज्यादा कैसे चेक कर सकते हो, जिसमें ज्यादा आयन, ये ट्रिक याद रखना, जिसमें ज्यादा आयन होंगे, ठीक है,
आयन कौन कौन से होते हैं, प्लस और माइनस। तो जिसमें ज्यादा आयन होंगे वो ज्यादा परासर दाब दिखाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मान लो 2 विलयन दे दिया, एक दे दिया BaSO4 का और एक दे दिया NaCl का, बताओ किसका परासर दाब ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा आयन है ना, तो जिसमें ज्यादा आयन होंगे उसका परासर दाब ज्यादा, जैसे यहाँ पे BaSO4 का ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि Ba2+ और SO4 2-, लेकिन यहाँ पे Na+ और Cl-, इसमें एक ही एक आयन, इसमें दो आयन, तो जिसमें ज्यादा आयन उसका परासर दाब ज्यादा। इसमें देखोगे यही चीज आपको दिखेगा। जैसे यूरिया है ना, यूरिया में आपका आयन ही नहीं होगा, क्योंकि यूरिया का सूत्र क्या है, NH2CONH2, और आपका जो ये है ना NaCl में Na+ होगा और Cl-, तो इसमें 2 आयन है लेकिन इसमें एक भी नहीं, तो इसका परासर दाब ज्यादा होगा। देखो हमने वही चीज लिखा है कि 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर NaCl विलयन में 0.1 मोलर NaCl विलयन का परासर दाब अधिक होगा, क्योंकि जल में घोलने पर यह 2 आयनों में वियोजित हो जाता है, कौन, NaCl, कौन कौन से, Na+ और Cl- में। अतः इसका वानठाप गुणांक जो होगा वो क्या होगा, देखो इसका ये कितना है, सांद्रता 0.1 मोलर, तो वानठाप गुणांक कितना हो जाएगा, 2। क्यों 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 आयन है, तो जब 2 आयन हो जाएगा तो इसकी सांद्रता का 2 गुना हो जाएगा, तो यूरिया विलयन से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि यूरिया में एक भी आपका आयन नहीं मिला, तो इसकी सांद्रता तो इतनी ही आई, वानठाप गुणांक इसका जब आएगा ही नहीं तो 1 होगा, तो 1 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा होगा तो इसका ज्यादा होगा। इस कारण से सीधी सी बात याद रखो कि जिसमें ज्यादा आयन उसका वानठाप गुणांक ज्यादा और उसका क्या होगा, परासर दाब भी ज्यादा होगा, इस कारण इसका परासर दाब अधिक है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इसको भी आप तैयार कर लेना, ठीक है, नोट कर लो इसे। जितने क्वेश्चन है सभी छठे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पे पूछे गए, देख सकते हो 2023 में आया था ये, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने के लिए सूत्र का निर्धारण कीजिए। 2023 में ये भी आया है, ठीक है। तो चलो इसे भी देख लेते हैं इस तरीके से। देख सकते हो सिंपल, आपको राउल्ट का नियम बताना है और इसी में वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को भी समझाना है। देखो कहा है किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पे विलयन का वाष्प दाब जो होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ये चीज हमने आपको पढ़ा रखी है कि मान लो आपके पास क्या हो, शुद्ध विलायक हो, अगर आप उसमें क्या करो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दो, ठीक है। शुद्ध विलायक में क्या करो, अवाष्पशील विलेय घोल दो, तो होता क्या है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है ना, विलयन का वाष्प दाब P होता है और विलायक वाला जो होता है वो P0 होता है। तो जो विलयन का वाष्प दाब P होता है ना, ये देखो अब दिख रहा होगा, विलयन का वाष्प दाब जो P होता है ना वो P0 से कम हो जाता है। कौन कम होता है, P कम होता है। तो वही चीज हमने लिख दिया कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पे विलयन का वाष्प दाब जो होता है कम हो जाता है, किससे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, है ना। तो राउल्ट ने सिद्ध किया, राउल्ट एक साइंटिस्ट है, राउल्ट ने सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवनमन केवल विलेय के कणों के सांद्रण पे निर्भर करता है, मतलब विलेय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पे नहीं। और फिर आगे बताया कि विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब का अंतर, मतलब विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब P, इसका जो अंतर होगा ना वो विलेय के मोलंश x1 के बराबर होगा। तो यहां से क्या आया, P0 माइनस P बटा P0 बराबर x1। अगर P0 माइनस P क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, इससे डेल्टा P से दिखा दो तो डेल्टा P बटे P0 भी लिख सकते हो, क्योंकि डेल्टा P की जगह क्या हो जाएगा, ये P0 माइनस P, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसे डेल्टा P लिख दो या P0 माइनस P लिख दो, जो आपकी मर्जी हो लिख दो, ठीक है। तो डेल्टा P का सीधा मतलब क्या है, यही P0 माइनस P और बटे में जैसा P0 था वैसा लिख दिया, बराबर x1। तो यहाँ से आगे की चीजें लिख दे, क्या चीज क्या है, जहां P0 विलायक का वाष्प दाब है, P विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है, और x1 क्या है, विलेय का मोलंश। अब अगर आगे देखोगे तो P0 माइनस P बटा P0 ये आया, x1 क्या है, मोलंश। तो हमने अगर विलेय को हम 1 से मान ले और विलायक को 2 से मान ले, ठीक है, तो x1 की जगह क्या कर देंगे, N1 बटे N1 प्लस N2, जहां N1 क्या हो जाएगा, विलेय तथा N2 क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, मतलब N1 विलेय के मोलों की संख्या और N2 क्या हो जाएगी, विलायक के मोलों की संख्या। तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला लिख देना है और ये जरूर दिखा देना है कि सारी चीजें क्या है, ठीक है, जिससे आपको पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। तो P0 माइनस P बटा P0 बराबर N1 बटा N1 प्लस N2, यही राउल्ट के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का सूत्र है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाता है, ठीक है, मस्त तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित अंतर बताइए। 2022 में पूछा गया है कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में विभेद मतलब अंतर बताइए। तो चलो भैया बता देते हैं इनको भी। तो देखो वास्तविक विलयन हेडिंग लगी, वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है वास्तविक विलयन कहलाते हैं और इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। मतलब वास्तविक विलयन के कण जो है ना इतने छोटे होते हैं कि आप इनको अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते। और वास्तविक विलयन विलेय
वास्तविक विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी का मतलब समझते हो, जैसे नमक प्लस पानी का मिश्रण, ठीक है। जैसे नमक और पानी को आप घोलोगे तो नमक और पानी एकदम घुल जाएंगे बराबर मात्रा पे, तब आपसे कहे नमक और पानी को अलग अलग करो तो अलग अलग नहीं कर पाओगे। मतलब ये क्या है, वास्तविक विलयन। मतलब समांगी मिश्रण में क्या होता है कि दोनों जो पदार्थ होते हैं आपस में बराबर रूप से घुल जाते हैं, तो उसे वास्तविक विलयन मतलब उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और जो विलयन होता है ना वास्तविक विलयन, वो वास्तविक विलयन जो होता है विलेय और विलायक का एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देना था ना, तो उदाहरण के लिए नमक प्लस पानी का विलयन, ये वास्तविक विलयन हो गया। अब कोलाइडी विलयन क्या होता है इसको समझ लो। कहा गया वे विलयन जिनमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, उसमें कहा गया था 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम होता है, लेकिन इसमें आकार बताया गया 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। और इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हो, आप इन कणों को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हो, ठीक है। और कोलाइडी विलयन वास्तव में विलेय और विलायक का एक विषमांगी मिश्रण होता है। ये कैसे होते हैं, विषमांगी मिश्रण मतलब इसमें विलेय और विलायक जो होते हैं आपस में बराबर रूप से घुल नहीं पाते। जैसे दूध में जल को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे आप दूध में पानी मिला दो तो दूध आपका अलग दिखेगा और पानी आपका अलग दिखेगा, ठीक है। अब मान लो जिस दूध में पानी पानी है तो वो आपको तुरंत पता चल जाएगा इतना पतला इसमें पक्का पानी है ना। तो ये चीज क्या है, कोलाइडी विलयन है। या दूध या मान लो पानी में मिट्टी मिला दो तो पानी में मिट्टी अलग अलग दिखेगा ना, तो ये भी कोलाइडी विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें विलेय और विलायक क्या हो, विषमांगी मिश्रण के रूप में हो। विषमांगी का मतलब दोनों समान रूप से ना घुले हो, तो उसे कोलाइडी विलयन कहेंगे। और ये आपका वास्तविक विलयन हो जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर बता दी हमने कि दोनों में क्या अंतर है, मतलब दोनों की परिभाषा और उदाहरण बता दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से हो गया। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसे अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए, ठीक है। देखो प्रतिलोम नाम ही पता चलता है, प्रतिलोम मतलब परासरण का उल्टा होगा, है ना। तो कहा गया प्रतिलोम परासरण हेडिंग लगी है, कहा गया यदि परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब विलयन पे लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। देखो परासरण पे ये बताया था कि जब विलायक के कण कहाँ जाए, विलयन की ओर जाए, तो उसे परासरण कहते हैं। और प्रतिलोम परासरण में उल्टा हो रहा है, विलयन के कण विलायक की ओर जा रहे हैं, है ना, यही क्रिया प्रतिलोम परासरण है। तो कहा गया यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगा दो, मतलब परासरण से भी अधिक दाब लगा दो भैया आप ना, तो क्या होगा, विलयन पर लगाया जाता है अगर अधिक बाह्य दाब, तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, मतलब उल्टा काम हो जाता है। अब विलयन से विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और यह प्रक्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए इसे प्रतिलोम परासरण कहा जाता है। तो मस्त तरीके से प्रतिलोम परासरण की परिभाषा होगी। उदाहरण क्या है, घरों में शुद्ध पेयजल, पेयजल का मतलब जो पीने वाला पानी है ना, घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए प्रतिलोम परासरण विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिलोम परासरण की परिभाषा और इसका उदाहरण, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, और उदाहरण सहित इसको भी समझाओ। समपरासरी विलयन क्या होता है इसको बताओ और इसका उदाहरण बताओ। तो चलो देखते हैं इसे। हेडिंग लगी समपरासरी विलयन। तो देखो समपरासरी विलयन क्या होता है, कहा गया वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। क्या कहा गया, जिनके परासरण दाब क्यों समान हो। समान का मतलब मान लो दो विलयन है और दोनों के परासरण दाब अगर समान है तो आप कह दोगे ये दोनों विलयन कैसे विलयन है, समपरासरी विलयन। तो वही कहा गया वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं। और समपरासरी विलयनों में विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती, क्या होती, उनकी मोलर सांद्रताएं जो होती है वो समान होती है। उदाहरण है रुधिर कोशिकाओं के अंदर स्थिर द्रव की सांद्रता और NaCl की सांद्रता जो होती है समान होती, अतः ये दोनों विलयन समपरासरी विलयन है। क्या कहा गया, जो रुधिर कोशिकाएं होती है उनके अंदर स्थिर द्रव की सांद्रता और NaCl विलयन की सांद्रता समान होती है, अतः ये दोनों विलयन समपरासरी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसका सूत्र पूरा बताओ, ठीक है। तो चलो क्वथनांक में उन्नयन देख लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग लगी क्वथनांक में उन्नयन। और एक चीज देखो, इसमें आपको केवल क्वेश्चन आंसर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर इन्हीं को करा रहे हैं। न्यूमेरिकल अगर लगाना चाहो तो न्यूमेरिकल के लिए चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 12 केमिस्ट्री की, वहां पे जाओगे आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियो मिल जाएंगे जिसमें विलयन के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, विद्युत रसायन के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल के अलग वीडियो बने हैं, तो उनको देखना, तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हो। मस्त तैयारी चल रही चैनल पे, क्लास 12 केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, कहा गया जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। किसका अधिक हो जाता है, विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है, किससे, विलायक के क्वथनांक से। और विलयन के क्वथनांक में यह वृद्धि जो होती है, मतलब जो विलयन का क्वथनांक बढ़ा है ना, इसी को हम लोग उन्नयन कहते हैं। उन्नयन का मतलब ही वृद्धि होना। तो विलयन के क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी कहलाती है। और क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर सूत्र होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर सूत्र क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, जहां टीबी विलयन का क्वथनांक और टीबी नॉट क्या है, विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, इस टाइप से आपको बता देना कि टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक है, और टीबी नॉट जो है विलायक का क्वथनांक है। और इसके बाद यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा टीबी मोललता एम के समानुपाती होती है। जो डेल्टा टीबी है ना, ये क्वथनांक का उन्नयन, ये मोललता एम के भी समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीबी समानुपाती एम मोललता के, तो डेल्टा टीबी जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर का आता है चिन्ह, बराबर आ जाता है के बी। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम हो जाता है, जहां के बी क्या है, लिख सकते हो, जहां के बी को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इसे बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, इस टाइप से आप बता सकते हो कि इसे क्या बोलते हैं भैया, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या आप इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक भी बोल सकते हो। इसकी परिभाषा भी अभी आपको बताएंगे, पूछी जाती है भी, है ना। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। अब यहाँ से एम मोललता है तो मोललता का सूत्र हमने लिख दिया, मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार ऊपर 1000 गुणा। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू ये मोललता का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, तो यही है आपका क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टीबी का ये वाला सूत्र और डेल्टा टीबी का ये वाला सूत्र, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो इसमें किसका क्वथनांक ज्यादा है, ज्यादा क्वथनांक है टीबी वाले का, मतलब किसका, टीबी किसका है, विलयन का, और टीबी नॉट किसका है, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से आपका हो जाता है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। वाष्पदाब में अवनमन भी आपको पढ़ा दिया, इसी में क्वथनांक में उन्नयन भी पढ़ा दिया, इसके स्क्रीनशॉट कर लो। आप बात कर लेते हैं हिमांक में अवनमन वाला एक क्वेश्चन है ना, इसको भी देखते हैं। देखो ये देखो क्वेश्चन कह रहा है हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप देखो हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है हिमांक में अवनमन, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है हिमांक में अवनमन। तो हमने लिखा जब किसी विलायक में कोई वही चीज है यार, देखो विलायक में ही आवासशील विलेय खोलना है। देखो एक बार आपको समझा देते हैं, जो वाष्पदाब में अवनमन था उसमें जानते हो किसका वाष्पदाब ज्यादा था, विलायक का। उसमें विलायक का ज्यादा था और विलयन का कम था। ठीक है, ये बात याद रखना। क्वथनांक जो होगा, क्वथनांक में इसका जस्ट उल्टा होगा, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा और विलायक का कम होगा। ठीक है, हिमांक में सेम होगा, वाष्पदाब में जैसा है वैसा हिमांक में होगा, विलायक का हिमांक ज्यादा होगा और विलयन का कम, देख लेना भी। ठीक है, ये बात याद रखोगे तो कभी आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, वाष्पदाब विलायक का ज्यादा, विलयन का कम, क्वथनांक विलयन का ज्यादा, विलायक का कम। हिमांक भी सेम है वाष्पदाब की जैसे, विलायक का ज्यादा और विलयन का कम। ठीक है, देखो पढ़ो आगे। कहा गया जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलायक का हिमांक पहले के अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। ठीक है, किसका कम हुआ, कम आपका क्या हुआ है, आपका कहा गया विलायक का हिमांक। जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलायक का हिमांक पहले के अपेक्षा कम हो जाता है। कम किसका हुआ, कम किसका हुआ, ठीक है, कम यहाँ पे विलयन का होता है, थोड़ा सा गड़बड़ दिख गया, यहाँ पे विलयन का होगा। ठीक है, विलयन, यहाँ पे ये परिभाषा बनेगी कि जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलयन का हिमांक पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। कम किसका होता है, विलयन का, और विलायक का ज्यादा होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, उस विलयन का हिमांक पहले की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है, अतः विलायक के हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं और इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हिमांक में हुई इस कमी को क्या कहते हैं, इस कमी को हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं, इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर सूत्र क्या होता है, के एफ इंटू एम, जहां के एफ को क्या कहोगे, के एफ को आप कहोगे हिमांक का अवनमन स्थिरांक, क्या कहोगे, उसे क्वथनांक का अवनमन कहा था, इसे हिमांक का अवनमन कह दो, है ना। हिमांक का अवनमन स्थिरांक कह दो या मोलल अवनमन स्थिरांक भी कह सकते हो। ठीक है, क्वथनांक में क्या था, उन्नयन था, तो उसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पे केएफ क्या है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक। अभी इनकी परिभाषा आपको बताएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम की जगह वही मोललता वाला सूत्र डब्ल्यू ए बटा एम ए इंटू डब्ल्यू और ऊपर 1000 का गुणा, है ना, ये मोललता का सूत्र है। जहां टीएफ इसके नीचे यहाँ पे चाहो तो सारी चीजें लिख देना, डब्ल्यू ए विलेय का भार, एम ए विलेय का अनुभार, डब्ल्यू विलायक का भार, इस टाइप से लिख दो। ठीक है,
और हिमांक में अवनमन का एक सूत्र ये भी होता है, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट क्या है, विलायक का हिमांक, और टीएफ क्या है, विलयन का हिमांक। ठीक है, ज्यादा वाले से कम को घटाया जाता है, तो इसमें ज्यादा किसका होता है, टीएफ नॉट मतलब विलायक का ज्यादा होता है और विलयन का कम, तो ज्यादा से कम को घटाया गया। ठीक है, तो ये आपका हिमांक में अवनमन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपका अच्छे से हो गया, इसे भी नोट कर लो। कुछ एक दो क्वेश्चन और बचे इस चैप्टर के जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको भी बताते, फिर आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। अब अगला क्वेश्चन मान लो आपसे इस टाइप से पूछ ले कि आप क्या बताओ, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम बताओ और इसकी सीमाओं को लिखो। ठीक है, तो इस टाइप से ये नियम, राउल्ट का नियम मतलब बताओ और इसकी सीमाएं क्या है, मतलब ये नियम कहां तक सीमित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, तो इसको भी चलो देख लेते हैं। देखो, राउल्ट का नियम वही बताना है, इस विलयन के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जैसा कि आपको अभी बताया था। तो फॉर्मूला वही वाला लिख दो, पी नॉट माइनस पी बटा पी नॉट बराबर N1 बटे में N1 प्लस N2, जहां पी नॉट विलायक का वाष्पदाब, पी विलयन का वाष्पदाब, N1 विलेय के मोल और N2 क्या है, विलायक के मोल। तो इस टाइप से ये राउल्ट का नियम हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी सीमाएं देख लो कि ये नियम कहां तक सीमित है। तो देखो, कहा गया राउल्ट का नियम तनु विलयनों, पहली सीमा है इसकी कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पे लागू होता है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या बताया, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पे केवल लागू होता है और सांद्र विलयन जो होते हैं राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, तनु विलयन पे लागू होगा, सांद्र विलयन पे बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, दूसरा है, यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पे लागू होता है। जैसा आपने देखा कि जब आवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते थे तभी आपका राउल्ट का नियम लागू होता था, या हिमांक में अवनमन में भी वही देखा, क्वथनांक में उन्नयन में भी वही देखा, सब में वही देखा कि आपको आवाष्पशील विलेय घोलना होता है ना। तो यह नियम केवल आवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर लागू होता है। फिर इसके बाद तीसरा है, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। अगर वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर सोचो राउल्ट का नियम लागू हो जाए तो बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका राउल्ट का नियम है और इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपकी ये छोटी सी परिभाषाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, परिभाषाएं पूछी जाती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हेडिंग लगी मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्या होता है ये। तो कहा गया किसी विलायक के, देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक मतलब क्वथनांक में उन्नयन पे था ना, तो सब में वही मोललता है, तो वही विलायक का भार होगा। तो यहाँ पे लिखा किसी विलायक के 1000 ग्रामों में। ठीक है, यहाँ पे 1000 ग्राम होना चाहिए ना, हाँ, किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी आवासशील विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पे उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कह सकते हो। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी, किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी आवासशील विलेय के 1 ग्राम अणु घोलने पे उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वही क्या कहलाता है आपका, वही उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है और इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब अगला जो है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे 1000 ग्राम कर लेना आप लोग। ठीक है, 100 लिख गया था गलती से, 1000 ग्राम है दोनों जगह। ठीक है, तो किसी आवासशील वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम अणु को मोल कह सकते हो, चाहे 1 ग्राम अणु बोल दो या 1 मोल बोल दो। ठीक है, एक ही बात है। तो किसी आवासशील वैद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम अणु या 1 मोल को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के हिमांक में जो अवनमन होता है उसे विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक या ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं और इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा, ये आपका मोलल अवनमन स्थिरांक, बस यहाँ पे 1000 ग्राम कर लेना दोनों जगह बस। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितने भी आपके भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विलियन चैप्टर के ना, सभी हमने आपको बता दिए, इससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, सभी इंपॉर्टेंट हमने बता दिए। ठीक है, तो आप इनको तैयार कर लेना। और न्यूमेरिकल वाली क्लास बता दी है आपको, न्यूमेरिकल वाली क्लास आपको यहाँ पे वीडियो भी देखने लगा देंगे, उसको देख लेना, उसी को क्लिक करोगे आपकी न्यूमेरिकल वाली क्लास खुल जाएगी। मस्त तरीके से न्यूमेरिकल को भी तैयार कर लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो पहला वीडियो था जिसमें विलियन के हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया है। अब अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा जिसमें विद्युत रसायन के सभी क्वेश्चंस को जल्दी ही देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी टाइप से, अगर आप लोग ज्यादा सपोर्ट करोगे ना, आप लोग सपोर्ट किया करो, आप लोग इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, जिससे वो लोग भी पढ़े। ठीक है, वो लोग भी इनको तैयार कर ले। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे ना उतनी मस्त तैयारी आपको बड़ी जामी कराएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा, आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहां पे
भी हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, रील्स के माध्यम से देते रहते हैं। तो वहां पे भी आप जरूर हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम की लिंक है, फेसबुक की लिंक है, वहां पे फॉलो कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं आज की वीडियो पे इतना ही। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं इस टाइप के आगे वीडियो, कमेंट करना, जिससे हम आपको आगे भी इसी टाइप के वीडियो देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।